Good afternoon, student. I welcome all of you in this physics session. Okay, in last classes we have learned about the friction, cause of friction and factors affecting the friction. In this class we will learn about the type of friction, mainly about the static friction and sliding friction. Okay, so generally there are three types of friction: static friction, sliding friction and rolling friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है और रोलिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में रखा हुआ रहता है और वो मूव नहीं करता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करता है, लेकिन मूव करने की कोशिश करता है, उस समय एक अपोजिंग फोर्स उस मोशन का अपोज करता है, उस कोशिश को रोकना चाहता है, उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो एक दूसरे के ऊपर में, लेकिन एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर में मूव करना चाहता हो, याद रहे मूव नहीं करता है लेकिन मूव करने की कोशिश करता है, उस समय उसका जो विरोध करता है, जो फोर्स उसको अपोज जो करता है, उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सो द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट when one object just tends to move or slip over the other surface of other object is called static friction. आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जब भी एक्ट करता है ऑब्जेक्ट जस्ट टेंडेंसी रखता है, इसमें लिखा हमने इस क्लियर कर दिया है। इट शुड बी क्लियर दैट इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली नॉट moving or sliding over the other object, it only tends to move or slide. Okay, now static friction is self adjusting force. ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे एक ट्रंक है, मान लेते हैं एक ट्रंक जो है वो मान लेते हैं एक ट्रंक है और ट्रंक किसी ग्राउंड पे रखा हुआ है, वो पूरा भरा हुआ है। एक बच्चा यदि उसको पुश करने जाएगा तो क्या वो पुश होगा? क्या वो अपनी जगह से खिसकेगा? नहीं। क्या हुआ वहां पर? बच्चे ने जो फोर्स अप्लाई किया उसको वो ट्रंक या बक्सा जो है वो क्या कर लिया? बैलेंस कर लिया। जैसे ही थोड़ा सा फोर्स और बच्चा बढ़ाएगा तो उस फोर्स को भी वो बैलेंस कर लेगा। हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ क्या करता है, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स जो है अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लिमिट, और ये एक लिमिट तक बढ़ते चला जाएगा। जैसे अभी मान लीजिए एक बुक है, इसको हम हल्का सा पुश किए, हल्का फोर्स लगाए, क्या ये खिसका? नहीं खिसका। क्यों नहीं खिसका? क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया उसको एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, वो बैलेंस कर लिया। थोड़ा सा और बढ़ा दिए फोर्स को, खिसका? नहीं खिसका, फिर बैलेंस कर लिया। और थोड़ा बढ़ाए तब भी नहीं खिसका, लेकिन अब देखिए अब जो फोर्स बढ़ाए तो ये बुक खिसकने लगा। इसका मतलब है ये जो बैलेंस्ड करने का जो तरीका है उसका भी एक लिमिट है, कि एक लिमिट तक ही फोर्स फ्रिक्शन जो है हमारे अप्लाइड फोर्स को बैलेंस्ड कर सकता है। इसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स को बैलेंस्ड कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक ही कर सकता है, उसके बाद बैलेंस नहीं कर पाता है। तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जिसके बाद ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है उसको लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। उस लिमिट को लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू of the force of static friction when friction comes into play when the body is just sliding over the horizontal surface is known as limiting force of just slide करना। जब थोड़ा सा फोर्स लगा नहीं खिसका था और थोड़ा फोर्स है तब भी नहीं खिसका, लेकिन उसके बाद जब फोर्स लगा थोड़ा खिसकना शुरू किया, तो जब वो खिसकना शुरू किया उस समय जितना फोर्स हमने लगाया था वही कहलाता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, विथ इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। अगला है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। किसको कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा? जब ऑब्जेक्ट
दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है या मूव करना शुरू करता है, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के बीच में एक्ट करता है, जो रिलेटिव मोशन का जो फोर्स अपोज करता है, जो फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स or slide slowly over the surface of another object is called sliding friction. Sliding friction is smaller than static friction. ये हमेशा static friction से कम होता है। क्यों कम होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। कैसे पता चला ये कम होता है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको चलाने में आपको कम मेहनत लगेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मोशन में लाने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगा। ठीक है, जैसे कोई ट्रेन है या कोई गाड़ी, कोई कार है, कार रुकी हुई है, उसको ठेल के मोशन में लाइएगा, बहुत जोर लगाना पड़ता है। लेकिन यदि कोई कार हल्का मोशन में है तो उसको थोड़ा थोड़ा भी फोर्स दीजिएगा तब भी वो मूव करते रहेगा, उसको चलाने की ज्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है। इससे ये पता चला कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है। अब उसके कारण के बारे में जानेंगे ऐसा क्यों होता है। इसमें हमने लिख दिया है क्यों होता है स्मॉल। कैसे पता चला स्मॉलर होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन static friction, so it is easier to keep an object moving which is already in motion than to move the same object from rest. रेस्ट से चलाने में जितना मेहनत लगेगा उससे कम मेहनत यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको चलाने में लगता है। आप साइकिल का ही एग्जांपल ले लीजिए, जब साइकिल उधकते रहता है तो कितना कम फोर्स हमको पैडल मारने में आसानी होती है, लेकिन शुरू में जब रुका हुआ रहता है उस समय उसको चलाने में थोड़ा ज्यादा प्रेशर, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अब है कि क्यों ऐसा होता है, वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको ध्यान से देखिए, इसका एक क्वेश्चन भी आपके बुक में, यही इसका आंसर यही है जो मैंने लिख के दिया अभी। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड मूविंग और स्लाइडिंग द अदर ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में स्लाइड करना शुरू होता है तो आप जानते हैं कि फ्रिक्शन का मेन कॉज क्या है? इरेगुलरिटीज, रफनेस जो है, एक सरफेस दूसरे सरफेस के बीच में इंटरलॉक्ड हो जाता है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है तो ये इंटरलॉकिंग बहुत कम होता है और बहुत कम समय के लिए रहता है, समझ गए। इसीलिए अपोजिट फोर्स जो है वो बहुत वीक लगता है, कम समय के लिए एक्ट करता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। इसको हमने लिख लिया है कि when an object has started moving on or sliding, the irregularities on its surface do not get enough time to lock into the irregularities, okay, on the surface of the other object. Complete. Since interlocking of two surfaces is less when an object has already started moving, so the sliding friction is smaller than static friction. क्लियर? अगले वीडियो हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन सीखेंगे और फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। धन्यवाद।